नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। आज फिर मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर। और आज इस नए वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम बात करते हैं एक सेल की, एक यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक तंतुवत या कणिकामय साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम देख रहे हैं कि जब हम किसी यूकेरियोटिक सेल का अध्ययन करते हैं तब हमें देखते हैं कि सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक फिलामेंटस ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसी पावर हाउस ऑफ सेल को जब लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है तब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया नाम की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटोस और कॉन्ड्रियल। एक ग्रीक भाषा के शब्द है। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, अर्थात थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, या इसे कॉन्ड्रियल, पार्टिकल या ग्रेन्यूल्स, कण। ठीक है। अगर अब हम थोड़े से इसकी हिस्ट्री की तरफ चले जाए तो ये देखा गया कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिका के द्वारा 1850 में इंसेक्ट की मसल सेल्स के अंदर देखा गया था। जो कीट होते हैं, कीट की जो पेशी कोशिकाएं होती है, उन पेशी कोशिकाओं के अंदर कोलिकर के द्वारा 1850 में इसे देखा गया। इसके बाद फ्लेमिंग ने इसे देखा और 1880 में इसे नाम दिया फीलिया। कोलिकर के बाद फ्लेमिंग के द्वारा 1880 में इसे नाम क्या दिया गया? फीलिया नाम दिया गया। जबकि अल्टमान के द्वारा 1890 में इसे बायोप्लास्ट कहा गया। 1890 में अल्टमान के द्वारा इसे बायोप्लास्ट कहा गया, जबकि बेंडा के द्वारा इसका विस्तृत वर्णन किया गया और उनके द्वारा ही इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। इन नामों के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्लास्टोसोम, प्लाज्मोसोम, वर्मिकुलस, बायोप्लास्ट या कॉन्ड्रियोसोम। प्लांट्स में सामान्य तौर पर इसे कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पर थोड़ी सी चर्चा कर ले कि ये पाया किस में जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका ऑकरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जनरली ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में यह समान रूप से वितरित होता है। कहां पाई जा रही है? यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जा रही है, और यूकेरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म वाले रीजन्स में पाई जाती है। ऐसी सेल्स जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, उन स्थानों पर इसकी अधिकता देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आकार की, इसके शेप की। तो अगर इसका आकार देखा जाए तो जैसा हमने शुरू में कहा था कि ये तंतुवत या कणिकामय होता है, फिलामेंटस या ग्रेन्युलर होता है। कभी कभी यह धागेनुमा भी होता है, धागे लाइक होता है, इसी कारण से इसका नाम थ्रेड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है। वहीं कभी कभी ये जो है क्लब शेप्ड या मुग्दर के आकार का भी होता है, मुग्दर आकार भी होता है। तो इसका आकार कैसा होता है? या तो ये तंतुवत होगा, या कणिकामय होगा, धागेनुमा होगा, या मुग्दर आकार होगा। अब इसकी थोड़ी सी साइज की बात कर लेते हैं, इसके आमाप की बात कर लेते हैं। तो सामान्य तौर पर इसकी जो लंबाई है 1.0 से लेकर 4.1 मिली माइक्रोन होती है। देखिए इसकी लेंथ कितनी है? 1.0 से लेकर 4.1 मिली माइक्रोन तक होती है, जबकि इसका जो व्यास है 0.2 से लेकर 1.0 मिली माइक्रोन तक होता है। इसे आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक से भी क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई बार ये होता है कि जब भी जहां पर डाउटफुल कंडीशन आती है तो एनसीईआरटी को फॉलो किया जाना चाहिए, और ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है ये। चलिए आगे हम बात करते हैं नंबर्स, संख्या की बात करते हैं। तो अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन ऐसी कोशिकाएं जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है
जहां पर ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है ऐसी कोशिकाओं में इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। जैसे कि लीवर सेल्स में इनकी संख्या 500 से 1600 के करीब करीब होती है। वहीं पर समुद्री आर्चिन जो होती है, सी आर्चिन जो होती है, उसके एक कोशिकाओं में 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक की इनकी संख्या ऑब्जर्व की गई है। वहीं पर अगर हम बात करें प्लांट सेल्स में, तो प्लांट सेल्स में इसे बहुत कम संख्या में देखा गया है। चलिए अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसके स्ट्रक्चर को जरूर अच्छे से समझिएगा। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, द्विझिल्ली वाला कोशिका अंग है, जिसमें सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली झिल्ली आउटर झिल्ली, अंदर की ओर पाई जाने वाली झिल्ली इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। दोनों की जो मोटाई है वो लगभग 75 एंगस्ट्राम के करीब होगी, 75 एंगस्ट्राम के करीब करीब जो है दोनों की मोटाई होती है। जबकि दोनों के बीच का जो गेप है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 60 से लेकर 100 एंगस्ट्राम तक होती है। तो हमने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि अब इसमें दो चेम्बर भी पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो चेम्बर पाया जाता है उसको आउटर चेम्बर कहते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन से अंदर की ओर जो चेम्बर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इनर चेम्बर कहते हैं, भीतरी कक्ष कहते हैं। जो आउटर चेम्बर होता है वहां पर प्रोटीन, कोएंजाइम तथा इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आउटर चेम्बर में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन, कोएंजाइम और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। वहीं पर इनर चेम्बर के अंदर देखिए तो इनर चेम्बर के अंदर एक द्रव भरा हुआ रहता है। इस द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है या आधात्री कहा जाता है। और इसके अंदर सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज तथा अन्य प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि इनर चेम्बर में सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज और एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो देखिए हमने दो चीजें देख लिया भाई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चेम्बर और इनर चेम्बर। अब देखिए क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की ओर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर इन्विजिनेट हो जाती है और अंगुली के आकार के प्रवर्ध बनाती है। और ये प्रवर्ध जो है ये इसके सृष्टि कहलाते हैं। ठीक है, इसके क्या कहलाते हैं, सृष्टि कहलाते हैं। और सृष्टि या कृष्टि आप जो पढ़ना चाहे। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी वजह से इसके अवशोषण सतह बढ़ जाती है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। और इसी कृष्टि पर एक टेनिस के रैकेट के आकार के कण लगे रहते हैं और इन कणों को ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इस कारण से इनको ईटीपी के भी नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये मुख्य रूप से रिस्पायरेशन से रिलेटेड सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, श्वसन से संबंधित कोशिका अंगक है और इसका मुख्य रूप से काम है ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं, श्वसन की बात करते हैं, तो जो श्वसन की क्रिया है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी 4 स्टेप? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण, फिर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया सेल साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है और यहीं पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और ऊर्जा के निर्माण के कारण इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना।
ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम है, ऊर्जा का निर्माण करना। तो पहला काम। दूसरा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया लिपिड सिंथेसिस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, लिपिड के संश्लेषण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दूसरे कामों को भी ये संपन्न करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, उसकी मॉर्फोलॉजी और उनके कार्यों को का अध्ययन किया है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा, यह वीडियो लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।